जब मैं 2009-2010 के बारे में सोचता हूं तो आप लोग याद करेंगे, व्हाइट हाउस के अंदर एक बड़ी बहस थी कि क्या मुझे सार्वजनिक रूप से ग्रीन मूवमेंट के साथ जो हो रहा था उसका समर्थन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं पर पश्चिमी देशों के एजेंट होने का आरोप था और कुछ लोग मानते थे कि हम किसी तरह अम, अ, अगर मैं उनके काम का समर्थन करता तो ईरान में उनकी साख को नुकसान हो सकता था। और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो एक गलती थी। एव जब भी हमें चमक दिखती है, आशा की एक झलक, लोगों की आज़ादी की चाहत, मुझे लगता है कि हमें इसे उजागर करना चाहिए। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, हमें उसके प्रति एकजुटता दिखानी होगी। पहली बार ईरान सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही धमकी नहीं दे रहा है, उन्होंने ठीक उस जगह की पहचान कर ली है जहां अमेरिकी कमांडर सो रहे हैं और उन्होंने उसे निशाना बनाने की सीधी चेतावनी दी है। देखिए, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़ा एक टेलीग्राम चैनल ने कतर में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ धमकी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने होटल की पहचान कर ली है दोहा में, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर और अधिकारी अल उदीद बेस खाली करने के बाद स्थानांतरित हुए हैं। संदेश में ऐसा लिखा है, आतंकवादियों ने यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडरों और अधिकारियों का अल उदीद से दोहा के शेराटन होटल में अजीब स्थानांतरण और ऑपरेशंस रूम को वहां ले जाने की तोड़फोड़ की। इससे वे किसी भी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं की निर्णायक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया से नहीं बच पाएंगे। अगर ईरानी क्षेत्र पर कोई आक्रमण होता है, US स्टेट डिपार्टमेंट ने इस अल्टीमेटम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह बयान अमेरिका की ओर से है। फारसी, जो पर्शियन है और ईरान में बोली जाती है, मेरी जानकारी में ऐसी रिपोर्टें हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प तैयार कर रही है। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार जोर दिया है, सभी विकल्प अभी भी मेज पर हैं। अगर इस्लामिक रिपब्लिक अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करता है तो उसे बहुत शक्तिशाली ताकत का सामना करना पड़ेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका के साथ खेल मत खेलो। लगता है आयतुल्लाह अमेरिका के साथ समय खरीदने का खेल खेल रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में फांसी टलने पर बयान दिया, सुनिए। आपने हफ्ते की शुरुआत में ईरान के प्रदर्शनकारियों से लड़ते रहने और मदद आने की बात कही थी। क्या मदद अब भी आ रही है या आपकी शर्तें बदल गई हैं? ईरान ने 800 से ज़्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी। वे कल 800 से ज़्यादा लोगों को फांसी देने वाले थे और मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने उसे रद्द कर दिया। अब ऐसा लगता है कि तेहरान के एक अभियोजक अली सलीह का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए दिया गया यह बयान पूरी तरह बकवास है और ईरान उन सभी लोगों के खिलाफ निर्णायक और तेज कार्रवाई कर रहा है जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दंगों में शामिल 800 लोगों पर कार्रवाई न होने के लिए धन्यवाद दिया। खैर, ट्रंप हमेशा बहुत सारी बकवास और बेबुनियाद बातें बोलते हैं। वह पूरी तरह गलत हैं। हमारा जवाब निर्णायक, रोकथाम करने वाला और त्वरित है और अभी हमारे बहुत सारे मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और उन्हें अदालत भेजा गया है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक, यह घरेलू दर्शकों के लिए बयानबाजी हो सकती है। दूसरा, शायद वह सच कह रहे हैं। फांसी की सजाएं अब भी जारी हैं। यहाँ निर्वासित ईरानी कार्यकर्ता मसीह अली नजाद हैं। वह बहुत लंबे समय से शासन की आलोचना कर रही हैं और इसी वजह से अयातुल्ला ने वास्तव में 3 अलग अलग बार उनकी हत्या करवाने की कोशिश की है। सौभाग्य से अमेरिकी कानून प्रवर्तन हर एक कोशिश को नाकाम करने में सक्षम रहा है, लेकिन फिर भी वह ईरान को ज्यादातर लोगों से बेहतर समझती हैं और यह है इस पूरे हालात पर उनकी राय। सुनिए। सच कहूं तो हर कोई उन लोगों की जान बचाने के फैसले का स्वागत करता है जिन्हें फांसी होने वाली थी, लेकिन मेरी राय में इस्लामिक रिपब्लिक को यह बहुत अच्छे से पता है कि समय कैसे खरीदा जाए। उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से बातचीत के समय भी ऐसा किया था। वे समय खरीदना जानते हैं ताकि फिर से उभर सकें। अब वे फिर कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देंगे। इससे उनका डर दिखता है। इससे यह भी पता चलता है कि वे दबाव की भाषा समझते हैं।
लेकिन इस शासन ने सालों साल ये दिखा दिया है कि इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। इस्लामिक रिपब्लिक के डीएनए में हत्या करना शामिल है। मुझे याद है जब नाविद अफकारी की फांसी की सजा वायरल हुई थी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ईरानी शासन से नाविद अफकारी की फांसी रोकने को कहा था। वे रुके, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने नाविद अफकारी को फांसी पर लटका दिया जो ईरान के मशहूर एथलीट थे। तो मेरी राय में और उन लाखों ईरानियों की राय में जो इस शासन को बहुत अच्छे से जानते हैं, वे समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे फिर से खुद को बना और संभाल सकें। वे और अधिक क्रूरता से लौटेंगे। इस शासन में सुधार या इनके व्यवहार में बदलाव नहीं हो सकता। अब यही जगह है साझा करने की, क्योंकि ईरान में पिछले 2 हफ्तों से फांसियां जारी हैं। ईरानी प्रकाशन के अनुसार फांसी उन्हीं को दी जा रही है जिन्हें विरोध शुरू होने से पहले दोषी ठहराया गया था। यह झूठ भी हो सकता है क्योंकि 2022 में ईरान में महिला अधिकारों का विरोध हुआ था। विरोध में शामिल कई लोगों को ड्रग्स के झूठे आरोपों में फांसी दी गई, जो मुझे लगता है कि सरकार ने गढ़े थे। अभी कई लोगों को ड्रग्स के आरोप में फांसी दी जा रही है। हमें नहीं पता कि ये लोग क्रांति में शामिल थे या नहीं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ईरान दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों को फांसी देता है। पिछले साल उन्होंने करीब 1000 लोगों को फांसी दी, यानी रोज 3 लोग। अब मैं इसी पर ध्यान देना चाहता हूँ। ईरान के सर्वोच्च नेता ने हाल ही में हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया। सोचिए क्या हुआ। इस भाषण में उन्होंने वास्तव में स्वीकार किया कि हाँ, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों ईरानी। वे कहते हैं कि ये अमेरिका की वजह से है, न कि ईरान या IRGC की। सुनिए, मैं और भी कई बार रहा हूं, फिर भी अगर उसे पहले से ही फसाद की प्रकृति के बारे में पता था तो यह अमेरिका द्वारा रचा गया था। यह साफ था कि अमेरिका ने योजना बनाई थी, उन्होंने कार्रवाई की। और अमेरिका का उद्देश्य, मैं यह दृढ़ता और स्पष्टता से कहता हूं, इस्लामी गणराज्य में अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान को निगल जाना है। लेकिन सोचिए, इस दावे का विरोध असल में कौन कर रहा है? ईरानी लोग कहते हैं कि अगर आयतुल्लाह का आकलन सही है कि ईरानी बच्चों की हत्या मोसाद की गोलियों से हुई थी, तो अब इस्लामी शासन शव लौटाने के पैसे क्यों मांग रहा है, जबकि उसने ये सब शव सड़कों से इकट्ठा किए हैं? अब वे परिवारों से सैकड़ों या हजारों डॉलर वसूलते हैं, जो आर्थिक रूप से संघर्षरत ईरानियों के लिए बहुत ज्यादा है। अब शासन पैसे वसूल रहा है, यह कहते हुए कि क्रांति से निपटने में गोलियां खर्च हुईं। तो अब अगर परिवार अपने प्रियजनों के शव वापस चाहते हैं तो उन्हें गोलियों और शासन द्वारा बर्बाद किए गए पूरे पैसे का भुगतान करना होगा। अब यह सब वाकई पागलपन और निर्दयता जैसा लगता है, लेकिन यही ईरानी शासन की हकीकत है। अब पता चला है कि ईरानी शासन ने विरोध के दौरान नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया हो सकता है। यूके फॉरेन पॉलिसी ग्रुप के सदस्य ने एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा है। सुनिए, मैं लेबर फॉरेन पॉलिसी ग्रुप का सदस्य हूं और मुझे आज रात प्रसारण से ठीक पहले एक रिपोर्ट मिली थी। मैं जोड़ना चाहता हूं, यह सत्यापित नहीं है, लेकिन मेरे लिए विश्वसनीय रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि शहर की जेल प्रदर्शनकारियों से भरी है। अदालतों के हॉल हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से भरे हुए हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बचाने के लिए किसी भी वकील को अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों का मानना है कि प्रदर्शनकारियों पर जहरीले रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल हुआ, जिससे कुछ घायलों की बाद में मौत हो गई। मारे गए और घायल लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अगर यह सच है तो यह बहुत चिंताजनक है। वाह, तो बस इसे स्पष्ट करने के लिए बिल, जो जानकारी आपको वहां से मिल रही है वह एक विश्वसनीय स्रोत से है। तो इसका मतलब है कि ईरानी शासन, आयतुल्लाह ने शायद अपने ही लोगों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह के रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया हो सकता है, और अब हम उसके प्रति एक विलंबित प्रतिक्रिया देख रहे हैं। फिर तो अब से कुछ दिन बाद, उस घटना के कुछ दिन बाद, और हम उसके परिणाम स्वरूप जानमाल का नुकसान देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है, देखिए, आप जानते हैं इस क्षेत्र के इस हिस्से में इतिहास रहा है। सद्दाम हुसैन ने हलाब्जा में 5000 लोगों पर गैस का इस्तेमाल कर बेरहमी से मारा,
और मुझे लगता है कि ये डर है, इसमें उसी की असली झलक है। तो हमारी और ट्रंप की रेड लाइन कहाँ है? मुझे लगता है यही असली सवाल है, क्योंकि अगर कोई पहला हमला होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वही पहला हमला करेगा। आप जानते हैं, अगर ये सच है और इसे लेकर कोई शक की वजह नहीं है, अगर ये सच है कि ईरानी लोगों पर रेजीम ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि ये सब शायद कुछ करने का संकेत हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है आप क्या करेंगे। बाहर के हालात अलग होते हैं, मैं भी इसका हिस्सा रहा हूं। सरकार में विदेशी हस्तक्षेप के विपरीत परिणाम भी होते हैं। मुझे लगता है ये एक बुरा सपना है। अगर ट्रंप आते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या हम देख रहे हैं? आप जानती हैं, मध्य पूर्व में कई पहलुओं में बहुत अस्थिरता है। क्या हम विश्व युद्ध 3 की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं पता। ये डरावना और परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन सब के बीच में लोग हैं, परिवार हैं और बच्चे हैं। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। अब तो वाकई दिल टूट जाता है। बिल्कुल, जैसा कि क्लिप में कहा गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो लगभग हर चीज की पुष्टि करना असंभव हो जाता है। यह रिपोर्ट उस खबर से मेल खाती है जो हमने क्रांति के दौरान जोरदार विरोध पर पहले कवर की थी। हमें कुछ क्लिप्स मिली जिनमें हजमत सूट पहने लोग सड़कों पर और एक वाहन के ऊपर दिखे, जिन्हें हमने अपने वीडियो में साझा किया, जिस पर एक खतरे का निशान था, एक विषैला न्यूक्लियर खतरे का निशान। तो इससे यह सवाल उठने लगे कि ये लोग क्या कर रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि ये लोग वास्तव में किसी तरह का विषैला रसायन इस्तेमाल कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शनकारी बीमार पड़ जाएं और सड़कों से चले जाएं। अब देखना होगा इसका जनता पर क्या असर होगा। अब लौटते हैं आयातुल्लाह के भाषण पर। अपनी सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान आयातुल्लाह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ललकारा। उन्होंने ट्रंप पर ईरान को भड़काने और लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बयान दिए, धमकी दी, दंगाइयों को उकसाया और अमेरिका से इन्हें आगे बढ़ने का संदेश भेजा। डरना मत, हम तुम्हारा समर्थन और सैन्य सहायता देंगे। यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस अशांति में शामिल हो गए और इसका हिस्सा बन गए। इस अशांति के भीतर एक समूह बन गए। तबाही मचाने वालों में से कुछ को उन्होंने ईरानी जनता बताया, जो ईरानी राष्ट्र का बड़ा अपमान था। फिर वे आगे कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उन्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा। इसे अपने तरीके से, सही तरीकों से और ईश्वरीय सफलता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे ईरानी राष्ट्र ने फसाद की कमर तोड़ी थी, वैसे ही फसाद फैलाने वालों की भी कमर तोड़नी होगी। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का इंटरव्यू पॉलिटिको के साथ उसी समय था जब आयतुल्लाह भाषण दे रहे थे। हमारे पास ट्रंप का बयान है, आइए देखें। ट्रंप कहते हैं कि ईरान में नया नेतृत्व समय की जरूरत है। उनका मानना है सच्चा नेतृत्व डर या मौत नहीं बल्कि सम्मान पर आधारित होता है। ईरान दुनिया में कहीं भी रहने के लिए सबसे बुरा स्थान है और इसका कारण है वहाँ की कमजोर नेतृत्व। सुप्रीम लीडर एक बीमार इंसान है जिसे अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या बंद करनी चाहिए। अभी ये सिर्फ बयानबाजी है, पर सैन्य रूप से कुछ अमेरिकी संसाधन मध्य पूर्व जा रहे हैं। हमें ठीक से नहीं पता कि इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है, लेकिन एक बात तय है, यह ईरानी क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे भविष्य के अपडेट्स से जुड़े रहें। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है कि इसमें कई ड्रोन हमले दिखते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते यूट्यूब के अनुसार हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुए। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसमें यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा इन सबको कवर करना जरूरी है, इसीलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया, जिसे शुरू से बनाया ताकि कोई प्रतिबंध न हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते ताकि विज्ञापनदाताओं की नाखुशी के कारण खुद को सेंसर न करना पड़े।
हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन करें। जुड़ने के बाद आप पहले अपलोड किया कंटेंट और भविष्य के वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।